स्टूडेंट्स प्लस 2 एक्सरसाइज 7.2 का हमने एक सम क्वेश्चन नंबर 10 पहले समझा था, मुझे वो थोड़ा टिपिकल लगा था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 और एक दो और सम जो मुझे थोड़े टिपिकल लगते हैं, टिपिकल मीन्स कि जिनमें थोड़ी बहुत ट्रिक या हमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। इनसे अलग मैंने काफ़ी सम छोड़ दिए हैं, वो मेरे हिसाब से इस तरह के सम है जिसमें हमें ये फॉर्म क्लियरली पता चल जाती है। इसी फॉर्म से रिलेटेड सम है ये प्रश्नावली जो है हमारी। ये किस बारे में है ये एक्सरसाइज? इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूट हमें करना है एफ एक्स को, उसके साथ हमें एफ डैश एक्स डी एक्स को भी सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो फंक्शन हमारा जो दे रखा होगा इंटीग्रेशन के लिए वो इन दोनों की मल्टीप्लाई का मिलेगा मुझे। उसमें बस मुझे ये पहचानने कि एफ एक्स कौन सा पार्ट है और उसका डेरिवेटिव वाला पार्ट कौन सा है। डेरिवेटिव के साथ हो सकता है कोई कांस्टेंट हो, हम उसे अलग कर लेंगे। अगर तुमने इसके बाकी सम किए हैं तो तुम्हें अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से फंक्शंस को छांटना है। कुछ एक फंक्शन ऐसे हैं जिसमें ये चीज़ हमें क्लियरली विजिबल नहीं है, उन्हीं को मैं टिपिकल क्वेश्चन कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैसे हम ये समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, इसमें हमें सिर्फ एक ही फंक्शन दे रखा है, हमें दो फंक्शन चाहिए, एक फंक्शन खुद और एक उसका डेरिवेटिव जो उसके गुना में हो, साथ में dx होगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं dt बना दूंगा, ये मेरा t में मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो अब मुझे जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो मैं सोचता हूँ पहले इसका डेरिवेटिव होगा क्या। हमें पता है e की x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x क्या होता है? e रेज टू पावर x ही होता है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं e रेज टू पावर 2x प्लस 3 का, अगर तुमने डेरिवेटिव वाला चैप्टर अच्छी तरह से कर रखा है तो उसमें हमने एक चेन रूल समझा है कि पहले तो e रेज टू पावर 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x, इस फॉर्मूले से ये तो हो जाएगा e रेज टू पावर 2x प्लस 3। चेन रूल ये कहता है कि अगर मैंने इसको x के इक्वल मानना है तो अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। मैंने इस फंक्शन को पूरे को x के इक्वल मान के और फिर इसे सोल्व किया, इरेज पर x मान के इसका मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया। तो अब जिसे मैंने x मानना था उसका डेरिवेटिव साथ में करेंगे, तो ये कुल मिला के मेरा क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर 2x प्लस 3 इंटू में 2 एक कांस्टेंट है तो इससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट हम इंटीग्रेंड से बाहर ले सकते हैं, इसलिए मैं 1/2 करके 2 इसके मल्टीप्लाई में ला सकता हूँ, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन ये चाहिए मुझे e रेज टू पावर 2x प्लस 3, ये है ये fx। अगर मैं लूँ इसे t पुट करता हूँ तो f डैश x इसका डेरिवेटिव वाला पार्ट क्या आएगा, ये खुद आएगा। तो यानी कि ये मुझे एक बार और चाहिए जो कि f डैश x होगा मेरा। अगर मुझे नहीं दे रखा मैं अपनी तरफ से ऐड कर सकता हूँ इसे, e रेज टू पावर 2x प्लस 3 इनटू में मैंने e रेज टू पावर 2x प्लस 3 एक बार और कर दिया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही होता है f डैश एक्स वाले पार्ट के लिए। इसे बैलेंस करने के लिए मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, अगर मैं कोई चीज़ ऐड करता हूं तो मुझे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, और अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये अपने आप में इक्वल टू 1 हो जाए। इसके अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, 1 के इक्वल है, 1 की किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनटू में dx, मैंने क्या किया, इसी से ऐड और मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैं शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूं तुम्हें इस सम को करने का, किसी और सम से किसी और तरीके से भी ये सम हो सकता है, लेकिन वो इससे श्योरली लेंथी ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो मैं क्या करता हूं, लेट e रेज टू पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू t। अगर मैं इसे t मान लेता हूं, इम्प्लाइज दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी वहां पे मैंने करके दिखाया था, e रेज टू पावर 2x प्लस 3, e की x का डिफरेंशिएशन e की x इनटू में 2 इज इक्वल टू dt का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt अपॉन dx हो जाएगा। इम्प्लाइज ये दो जो है मेरे पास नहीं है, हम लेफ्ट हैंड साइड पे वही चीज लेके आएंगे
जो हमारे पास अवेलेबल हो। e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 है, dx इधर आके इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इनटू में dx इक्वल टू dt, और ये जो 2 था वो इधर जाके dt के अपॉन में हो जाएगा। जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है उसी को dt की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और एज इट इज इसे पुट कर देते हैं, बजाय इसके कि मैं इसको 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँ। ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है। मैंने इसको t माना तो मेरा ये e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स dt बाई 2 के इक्वल आता है। ये वाला हिस्सा मेरा dt बाई 2 हो गया। ये क्या हो गया मेरा t, ये भी क्या हो गया t। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। आगे चलते हैं। आगे फिर हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 dx जो हमें दिया गया था, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो मैंने इसके इक्वल किया था, इसकी अब वैल्यूज पुट कर दो इसके अकॉर्डिंग। e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 इस हिस्से को मैंने लिख दिया t, विद इन इंटीग्रेंड आएगा ये t डिवाइडेड बाय ये भी क्या है t, इनटू में ये जो पार्ट है e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 dx, e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ये पूरा हिस्सा डी टी अपॉन 2 के इक्वल है। दिस इज इंटू डी टी डिवाइडेड बाय 2। इस सारे को मैंने इस उसमें फॉर्म में कन्वर्ट किया, इस फॉर्म को मैंने टी सपोज करते हुए उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया, इक्वल टू टी अपॉन टी क्या हो 1। ये जो dt है वो एज इट इज अपॉन में 1/2 है, ये मैं यहाँ ले आऊँगा, तो इसके डिवाइडेड में 2 है, 1/2 से यानी कि इसकी मल्टीप्लाई है, ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेंड से बाहर लिख देंगे। अब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, जैसे 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो हमने समझा था पहले, x आता है, इसी तरह से ये क्या आ जाएगा t 1/2 इंटू में t प्लस c हमारा आता ही है, लेकिन ये 1/2 से सारा मल्टीप्लाई है, मैं इसे एक बार c1 लिख देता हूँ, इक्वल टू 1/2 इंटू t की वैल्यू पुट कर दो, अगली लाइन में कर देंगे प्लस 1/2 c1 1/2 t क्या माना था मैंने, t मैंने माना था e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 को, इसकी वैल्यू पुट कर देते 1/2 e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 प्लस ये मैंने c1 इसीलिए माना था क्योंकि अभी 1/2 से इसकी मल्टीप्लाई होनी थी और मैं एक फाइनल कांस्टेंट c लिख देता हूँ 1/2 इंटू c1, कोई किसी कांस्टेंट की 1/2 से मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट ही आएगी, वो मैंने फाइनल कांस्टेंट इस पूरे इंटीग्रेंड का c के तौर पे लिख दिया है। ये मेरा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट सम हम 17th सम करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है भाई, हमने इसको इंटीग्रेट करना है। फिर से मेरा दिमाग कैसे चलेगा, मुझे ऐसे दो फंक्शन ढूंढने हैं जिसमें से एक का डिफरेंशिएशन दूसरा हो। यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन तो है जिन्हें मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, एक x है, एक 1 e रेज़ टू पावर x स्क्वायर है। क्या एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है? सीधा सीधा तो नहीं है, मैं देख लेता हूँ। इसे t पुट करने से तो कभी काम नहीं चलेगा क्योंकि फिर तो dx इक्वल टू dt आएगा। इसी को t पुट किया जा सकता है। अगर मैं इसे t मानता हूँ तो रफ वर्क कर लो अलग से, e रेज़ टू पावर x स्क्वायर। अगर मैं इसे t लूँ तो मेरा dx वाला पोर्शन कैसे आएगा, इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है हमने, e रेज़ टू पावर x स्क्वायर इंटू अगेन चेन रूल से अब मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव पे अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी डायरेक्ट लिख दूँ क्योंकि इस तरफ हमारा डी टी अपॉन डी एक्स आएगा, डी एक्स इधर आना है। ये चीज़ मुझे चाहिए इससे अलग। अगर मैं इसे t पुट करता हूँ तो dx तो मेरे पास है, मुझे ये पूरी जो स्टेटमेंट है ये भी चाहिए ताकि मैं उसे dt के इक्वल पुट कर दूँ। इसमें से मेरे पास क्या है, ये नहीं है अलग से, ये एक तो मैं t के ही इक्वल लूँगा, दूसरी बार मेरे पास नहीं है, मैं ला सकता हूँ जैसे मैंने 16th सम में किया था। x मेरे पास है, 2 एक कांस्टेंट है, 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 को तो मैं उधर भी ले जाऊंगा। इम्प्लाइज e रेज़ टू पावर x स्क्वायर इंटू में x
इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2 हो जाएगा। ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि किसी भी कॉन्स्टेंट को दूसरी साइड ले जाओ। ये चीज़ मुझे चाहिए कहाँ, न्यूमरेटर में। उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने लास्ट सम में किया था, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स है, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर मुझे चाहिए, तो मैंने ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर दिया, इंटू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ये ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर तो मुझे पहले ही दे रखा है। ये जो मैंने अपनी तरफ से लिखा था उस टाइप का बनाने के लिए इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसके इंटू में अपॉन में एक बार ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर और लिख देता हूँ ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। ई रेज टू पावर एक्स वाले में ये बेनिफिट है कि हम कितनी बार इसे लिख दो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स का वही होता है, इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी ही नहीं इसमें। इज इक्वल टू, अब देखो ये पूरा पोर्शन मेरा किसके इक्वल है, डी टी बाई 2 के, इतना हिस्सा डी टी बाई 2 के इक्वल है। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ डी टी अपॉन 2, ये मेरा टी है, ये मेरा टी है, डिवाइडेड बाई टी इंटू टी। मैंने एक बार सिर्फ तुम्हें रिप्लेस करके दिखाया है और कुछ नहीं किया। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूं, 2 इसके साथ आ जाएगा, या 1/2 को तो मैं डायरेक्ट बाहर ही लिख देता हूं, डी टी अपॉन में टी स्क्वेयर। ये सोच लो 1/t² का इंटीग्रेशन मैंने करना है, वो क्या होगा, 1/t² को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, एक बार और मैं इसे थोड़ा सा और सिंपल करके लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² है, इसे मैं लिख सकता हूँ टी रेज टू पावर -2 इंटू डी टी। मुझे लगता है ये समझने में किसी को दिक्कत होगी, +2 के स्टूडेंट्स हो, टी रेज पावर 2 है तो ऊपर अगर मैं इसे लूँ तो टी रेज पावर -2 हो जाएगा। उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू पावर n वाला अपना फॉर्मूला, एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, तो इट मीन्स टी रेज टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। समझ में आया भाई, ये प्लस में c होता है, मैं फिर से c1 लिख रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई होनी है। फाइनल कांस्टेंट को मैं c लिख दूंगा, इक्वल टू 1/2 की इससे मल्टीप्लाई होगी। उससे पहले इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, टी रेज टू पावर कितना आ गया, ये -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c1। सोल्व करोगे -1 बाहर लिख देता हूं मैं, माइनस के 1/2 इंटू टी रेज टू पावर -1 यानी कि 1/t, और 1/t की वैल्यू भी अगर मैं इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूं यहीं पे, तो वो क्या होगी, t मैंने किसे माना था, ई रेज टू पावर x² को, प्लस 1/2 इंटू c1, इसे मैं डायरेक्ट c लिख देता हूं, बोर्ड में जगह नहीं बची है इसलिए मैंने यहीं पे इस सवाल को कंक्लूड कर दिया। ये 2-3 स्टेप मैंने इकट्ठे ही कर दिए, इसको सोल्व करके यहाँ इसके मल्टीप्लाई में कर दिया। टी रेज पावर -1 को मैंने 1/t लिखा और t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दी, प्लस c जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये मेरा फाइनल आंसर है इस सम का। नेक्स्ट सम हम लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 19। मैं वही सम ले रहा हूँ जिसमें कुछ हटके करना पड़े थोड़ा सा, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, किसी बच्चे को इनसे अलग कोई प्रॉब्लम है मुझे शेयर करो। ये क्वेश्चन भी ऐसा है जिसमें हम डायरेक्ट ये पता नहीं लगा सकते कि f(x) कौन सा है, f'(x) वाला पार्ट कौन सा है। उसके लिए इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक हम लगाएंगे। हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ई रेज टू पावर x से डिवाइड करेंगे। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे करने से हमारा सम बहुत ही इजी हो जाएगा। इसे मैंने ई रेज टू पावर x से डिवाइड किया, -1 ई रेज टू पावर x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर 2x अपॉन ई रेज टू पावर x, और प्लस में 1 ई रेज टू पावर x। ये जो इंटीग्रेंड है इसे मैं पूरा लिख दूंगा यहाँ।
इस पूरे न्यूमरेटर के जो दो पार्ट हैं दोनों के अपॉन में मैंने e⁻x लिखा और इन दोनों पार्ट्स के भी अपॉन में मैंने e⁻x लिखा, जिससे इस पूरे इंटीग्रेंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक ही टर्म से डिवाइड किया है। तो ये वापस अगर मैं इसे सोल्व करूं तो इसी के इक्वल होगा, इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। इक्वल टू ये किसके आ जाएगा, देखो e⁻2x, e⁻2x का मतलब e⁻x इंटू एक्स, e⁻x इंटू e⁻x, ये क्या होगा e⁻x प्लस x मीन्स e⁻2x। तो ये इसके इक्वल है, e⁻2x e⁻x इंटू e⁻x के इक्वल है। उसमें से एक e⁻x अगर मैं इसके अपॉन में करता हूं तो वो इसके अपॉन में आके एक e⁻x को कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा क्या e⁻x, यहाँ बचेगा भाई e⁻x माइनस 1/e⁻x को अगर मैं न्यूमरेटर में ले आऊँ तो e⁻x, जो हमारी पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, पावर x है प्लस की है तो ये माइनस की x हो जाएगी, डिवाइडेड बाय अगेन e⁻2x इज डिवाइडेड बाय e⁻x, हैंस इट विल कम आउट टू बी e⁻x प्लस e⁻x इंटू dx। ये वाली फॉर्म हमारी इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ये और ये इक्वल हैं तो इसको इंटीग्रेट करो ज़्यादा बेटर है। इसको कैसे करेंगे, अब हम अगर इसे t मान लेते हैं, लेट e⁻x प्लस e⁻x इज इक्वल टू t, और दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर दूं, इम्प्लाइज डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x और e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x इंटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ -x जो क्या जाएगा -1 इक्वल टू ये होगा भाई dt अपॉन dx, विद रिस्पेक्ट टू x मैंने किया था तो t का डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा, इम्प्लाइज dx को तो हम इधर लाएंगे और ये क्या बन जाएगा e⁻x -1 की इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस e⁻x, सारा जो है वो पूरे की मल्टीप्लाई dx से हो जाएगी इक्वल टू dt। ये सारा पोर्शन जो है वो कौन सा है मेरा, ये वाला है e⁻x माइनस e⁻x इंटू dx, ये पूरा का पूरा dt के इक्वल हो जाएगा। ये नीचे वाला जो है मेरा डिनोमिनेटर ये मैंने t माना ही है तो मेरे पूरे इंटीग्रेंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्हें मानने के बाद देयरफॉर ये जो इंटीग्रेशन है मेरा ये वाला, ये e⁻x माइनस e⁻x डिवाइडेड बाई e⁻x प्लस e⁻x इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस सारे की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ dt डिवाइडेड बाय, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ t में, dt अपॉन t, इट मीन्स मेरे को इंटीग्रेट करना है 1/t को विद रिस्पेक्ट टू t। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो 1/t का क्या होगा log ऑफ t, log ऑफ मॉडुलस t। मॉडुलस हम क्यों लिखते हैं भाई, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट c लिख दिया क्योंकि किसी से और मल्टीप्लाई नहीं होनी, कोई और कांस्टेंट इसमें ऐड नहीं होना, फाइनल कांस्टेंट मेरा यही रहेगा इस इंटीग्रेंड का, तो मैंने सीधा ही इसे c लिख दिया। मैं ये पूछ रहा था कि मॉडुलस क्यों लिखते हैं, क्योंकि किसी नेगेटिव नंबर का log पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव का ही लेते हैं। जब हम मॉडुलस कर देते हैं इट मीन्स कि अगर ये माइनस की है तो भी हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और ये प्लस की है तो भी, मॉडुलस का यही मीनिंग होता है, इसीलिए मॉडुलस लगाया जाता है log लेते टाइम कि हमने हमेशा पॉजिटिव नंबर ही लेना है। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t मैंने लिया था e⁻x प्लस e⁻x विद इन द मॉडुलस, इसको लिख देंगे हम और प्लस में c जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये हमारा आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। इस एक्सरसाइज का जो 20th सम है, 20वां जो सम है बिल्कुल इजी है, उसमें जो डिनोमिनेटर है उसी को हम t मानेंगे और जब उसे डिफरेंशिएट करोगे तुम खुद समझ जाओगे कि आगे उस सम को कैसे करना है। मैं वो सम नहीं समझा रहा हूँ। 21st सम हम करते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, इसे कैसे करना है, वही बात कि
हमें एफ डैश एक्स और एफ एक्स की पहचान करनी है। मैं किसे टी मानूं कि मेरा इजीली सोल्व हो जाए। अगर मैं 2x माइनस 3 को टी पुट करता हूं क्या होगा, देखो लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू 2 इम्प्लाइज इसका डिफ्रेंशिएशन 2 होगा, इसका तो 0 होना है। 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। वो डी एक्स जब इधर आएगा तो 2dx इक्वल टू डी टी। ये होगा मेरे पास इस साइड में dx है तो मैं dx को अलग कर लेता हूँ, 2 को उधर ले गए हम, तो ये होगा dt अपॉन में 2। ऐसे ऐसे हम एक बार इसमें पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये रिप्लेसमेंट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा भी टेंजेंट स्क्वायर t इंटू डी टी अपॉन 2। टेंजेंट स्क्वायर इसको तो मैंने t पुट कर दिया और जो dx है उसे मैंने लिख दिया dt अपॉन 2। ये 1/2 तो हम बाहर लिख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर t इंटू डी टी। टेंजेंट स्क्वायर t, क्या हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्या ये किसी का डिफरेंशिएशन होता है? टेंजेंट स्क्वायर t अगर किसी का डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन वही चीज़ हो जाएगी, लेकिन ये किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसलिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम इसे ऐसे इंटीग्रेंड में कन्वर्ट करेंगे जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। किसमें? टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x होता है, इसलिए सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। उसका हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें बताए थे पहले वीडियो में कौन कौन से होते हैं, बुक में दे रखे हैं सभी। इसे फिर मैं सीकेंट में कन्वर्ट करता हूँ। सीकेंट और टेंजेंट आपस में एक दूसरे से बहुत ही सिंपल तरीके से जुड़े होते हैं। किस फॉर्मूले से जुड़े होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री 10th का फॉर्मूला, सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। और टेंजेंट स्क्वायर x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगी? टेंजेंट स्क्वायर x विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पे मेरे पास x की जगह t है तो मैं अकॉर्डिंगली चेंज कर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर t है तो मैं लिखूंगा सीकेंट स्क्वायर t माइनस 1 इंटू में dt। इसको टेंजेंट स्क्वायर t को मैंने ये लिख दिया। इससे आगे जब सोल्व करोगे तो क्या होगा? 1/2 दो डिफरेंट टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है, मैं दोनों का अलग अलग इंटीग्रेंट कर सकता हूं। ये 1/2 सारे के साथ मल्टीप्लाई में है तो मैं इसे आउटसाइड द ब्रैकेट लिखूंगा और इस बाकी जो ये अंदर वाला है इसके दो पार्ट करके उन्हें विद इन द ब्रैकेट ही लिखूंगा। सीकेंट स्क्वायर टी इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी टी। समझ में आया? ये -1 डी टी मैंने अलग ले लिया, इंटीग्रेंड इसका अलग से किया और इस वाले हिस्से का अलग से किया। 1/2 इज मल्टीप्लाई विद द होल, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट के बाहर लिखा है। 1/2 एज इट इज। इंटीग्रेट होके ये क्या आएगा? सीकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेंजेंट टी। टेंजेंट टी का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर टी होता है तो सीकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेंजेंट टी होगा। -1 का इंटीग्रेशन t विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं ना हम, तो t आएगा। विद रिस्पेक्ट टू x होता तो x आता, और साथ में जो कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन है, क्योंकि अभी ये 1/2 से और मल्टीप्लाई होना है, मैं इसे c1 लिख देता हूँ इक्वल टू 1। इसके बाद हम क्या करेंगे? 1/2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 इंटू 10t, स्पेस कम है, मैं यहीं पे t की वैल्यू भी रिप्लेस कर रहा हूँ। टेंजेंट ऑफ t है हमारा 2x माइनस 3, ये मैंने t माना था 2x माइनस 3। यहाँ पे t की वैल्यू रिप्लेस कर दी। 1/2 की यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी -1/2, और t की जगह हम क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3 प्लस
1/2 की C1 से भी मल्टीप्लाई होगी, 1/2 C1 इक्वल टू 1/2 टेंजेंट ऑफ 2x - 3, जितना सोल्व हो सकता है हम फाइनली सोल्व कर लेते हैं इसे, माइनस 1/2 की जब इससे मल्टीप्लाई की 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस x माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस 1/2 C1। मैंने अभी इसे C नहीं लिखा क्योंकि ये जो पोर्शन है ये सारा ही एक कांस्टेंट है, 3/2 भी एक कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट जो है वो मैं रिप्लेस कर देता हूँ C से, 1/2 टेंजेंट ऑफ 2x - 3 माइनस x प्लस C। मैंने इस पूरे की जगह एक कांस्टेंट लिख दिया C, और ये मेरा आ गया आंसर। इस वीडियो में मैं एक सम और ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमें ये दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए, टेंजेंट x, इसका डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर x। ये बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड भी हमें सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी, और इंटीग्रेशन के तो हमने रखने ही हैं रूल याद। डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। और एक बात 10th की मैं तुम्हें फिर से याद करा दूं कि 1/cos x इज इक्वल टू सीकेंट x होता है। अगर मैं 1/cos स्क्वायर x को रिप्लेस कर दूं सीकेंट स्क्वायर x से, और 1 - 10x इसका स्क्वायर, ये बाकी सब कुछ एक बार मैंने ऐसे लिख दिया, तो अब मेरे पास ये अगर मैं fx लूँ तो ये f' बन जाता है, क्योंकि टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x होता है। टेंजेंट x, ये मत घबराना कि ये 1 माइनस ये है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। देखो मैं इसे मानता हूँ t, लेट 1 - 10x इक्वल टू t। क्या आता है करके देखते हैं। इम्प्लाइज, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, जितना अपने हाथ से सोल्व करोगे, जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे, उतना ही ज़्यादा ये समझ में आता जाएगा। घबराना मत, किसी चीज़ को देख के ये हो नहीं सकता, उस रास्ते पे एक बार चल के देखो, अगर सवाल हो गया तो ठीक है, नहीं तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि ये रास्ता गलत है। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, 1 का डिफरेंशिएशन हमें पता है 0 होगा, माइनस 10x का डिफरेंशिएशन माइनस सीकेंट स्क्वायर x होगा, और इनटू में जो dt/dx आना है उसका dx मैं इधर ही ले आता हूँ, इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ये चीज dt के इक्वल है। मेरे पास है क्या अवेलेबल, सीकेंट स्क्वायर x इंटू dx है, माइनस नहीं है यहाँ पे। अगर मैं इसे t पुट करता हूँ तो ये तो t स्क्वायर बन जाएगा, और ये मेरा dt बन जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक माइनस का साइन ऐसा है जो अवेलेबल नहीं है मेरे पास। या तो यहाँ माइनस अवेलेबल करो, माइनस की बार मल्टीप्लाई करो, माइनस इसके साथ लगा दो, माइनस माइनस प्लस है, बैलेंस हो जाएगा, और इस माइनस वाले को इसको, नहीं तो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ हर बार कि सीकेंट स्क्वायर एक्स, इस माइनस को यहीं उधर ले जाओ, जो हमारे पास अवेलेबल है उसकी वैल्यू निकालो, क्या आएगी, dt/में -1 हो जाएगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस के dt हो जाएगा। मेरे पास ये माइनस का साइन मैं इधर ले गया, माइनस dt हो जाएगा, ये रिप्लेसमेंट कर दो इसमें। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट x का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, सारी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बाद सीकेंट स्क्वायर x dx, इसको मैं लिख दूंगा माइनस dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x को मैंने t सपोज किया था, तो ये होगा t स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस को मैं इंटीग्रेंड के बाहर ले सकता हूँ, -1 लिखो या खाली माइनस लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर आई नो इज इक्वल टू t रेज टू पावर -2 के इक्वल होता है, इंटू dt इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज t रेज टू पावर -2, x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, x रेज टू पावर, एक बार मैं ये फॉर्मूला भी तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी होता है, वो हमें पता ही है, ये होता है इसके इक्वल। तो टी रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन, प्लस में सी वन कह लो, क्योंकि अभी माइनस से मल्टीप्लाई होकर मैं प्लस में सी ही लिख दूंगा इसको, ये होगा अभी हमारा आंसर। दिस इज इक्वल टू माइनस टी रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन टी रेज टू पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन प्लस सी वन। एक स्टेप और मैं यही कर देता हूं, माइनस माइनस प्लस टी रेज टू पावर माइनस वन होता है वन अपॉन टी, प्लस में माइनस की गुणा मैं सी वन से करके इसे सी ही लिख देता हूं। बस अब t की वैल्यू हमने वापस पुट करनी है जो हमने सपोज की थी, हमारा आंसर आ जाएगा। t मैंने सपोज किया था 1 माइनस 10x को, तो ये वैल्यू रिप्लेस करते ही 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस c जो है हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस वीडियो में बच्चों मैंने वो सम समझाए जो मुझे थोड़े टिपिकल लगते हैं। समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आए तो मुझे ज़रूर बताना बच्चों। अगले वीडियो में हम इससे आगे के सम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।